सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से गुड इवनिंग, ठीक ना। मैं सोम आर्या स्वागत करता हूं आपका ही अपनी छोटे से लर्निंग प्लेटफॉर्म एसके फाउंडेशन ट्यूटोरियल पर। फ्रेंड, आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब सिक्का उछल चुका है, अब हेड भी आपका होने जा रहा है और टेल भी आपका होने जा रहा है। आप अपने, ठीक ना, को बांध लीजिए और अभी से लगभग 45 मिनट या लगभग 1 घंटा भी हो सकता है, ठीक ना। एक जगह स्थिर बैठे रहिए और इस वीडियो सेशन को देखिए और आनंद लीजिए, ठीक ना। और इससे जो है आपका एक भी क्वेश्चन बाहर आने वाला नहीं है, ठीक ना। जो भी क्वेश्चन रहेगा इसी से रहेगा। इस प्रकार का हम टोटल 5 सेट करेंगे, ठीक ना। 5 सेट करेंगे जिसमें से आपको लगभग 500 के करीब क्वेश्चन मिलेगा। और ये 500 क्वेश्चन जो है आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक ना। तो आप सभी क्या कीजिए, बेहतरीन तरीका से इसको देखिए, ठीक ना, और इसे याद कीजिए ताकि आपको एग्जाम में ज़्यादा तकलीफ ना हो। क्योंकि सिक्का अब उछल चुका है, हेड भी आपका होने जा रहा है और टेल भी आपका होने जा रहा है, ठीक ना। लेकिन इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले वो आप सभी के लिए एक और भी मोटिवेशन कोड है जो इस प्रकार का है, सुनिए ध्यान से, ठीक ना, जो आप सभी को ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा। और वो कोड इस प्रकार का है कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलते हैं जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिलें उन्हें नहीं मिलते हैं जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिलें उन्हें मिलते हैं जो जिद पर अड़े होते हैं, ठीक ना। तो आप भी क्या कीजिए, अपने जिद पर अड़े रहिए। आपको जितना लक्ष्य निर्धारित किए हैं आप उस लक्ष्य के प्रति हमेशा मेहनत कीजिए। जरूर वो मेहनत आपको आपके लक्ष्य से मिलाएगा, ठीक ना। जरूर वो मेहनत आपके लक्ष्य से क्या करेगा, मिलाएगा। तो आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है, यदि आप सभी को क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो आप सभी कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक ना, बिना कुछ हिचकिचाहट का। यदि आपको कुछ सवाल है, आपके मन में कुछ डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से उस डाउट को सोल्व करा सकते हैं, ठीक ना, यदि है तो। अन्यथा आप यहाँ पर आंसर दीजिए, ठीक ना। अपने अटेंडेंस बनाइए, कौन कौन से इस लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, ठीक ना। चलिए, तो आज का हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन 2 देशों के बीच हुई थी, ठीक ना। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो है किन 2 देशों के बीच हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो है प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 18 में हुआ था, और ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि भी 1918 के आसपास हुआ, ठीक ना। रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध से बाहर निकलना चाहता था, इसलिए उसने इस संधि को किया, ठीक ना। किसके साथ किया था, तो जर्मनी के साथ किया था, ठीक। और इसके तहत उसने अपने 1/4 भूभाग को क्या किया, गवा दिया। आप सभी को ध्यान रखना है, यानी इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। यहाँ पर सिर्फ हम आंसर नहीं बोलेंगे बल्कि आंसर के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, ठीक ना, ताकि आप सब जितना भी पीछे पढ़े हैं वो आप सभी के फिर से क्या हो जाए, एक बार रिवीजन हो जाए, ठीक ना। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। रूस और जर्मनी के बीच हुआ था ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, रूस और जर्मनी के बीच हुआ था, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है, ठीक ना। देखिए, मार्च 1946 में जो है फ्रांस और वियतनाम के बीच हनोई नामक स्थान पर एक समझौता हुआ था, और इस समझौता को हम लोग कहते हैं हनोई समझौता, जो कि हुआ था, ठीक ना। तो यहाँ तो वो ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। आपको यहाँ पर जो है पूर्ण रूपेण, ठीक ना, पूरा 100% सही आंसर दिया जाएगा, ठीक ना। आप सब विश्वास बनाइए, सबसे पहले विश्वास बहुत बड़ा चीज होता है। आप किसी के ऊपर विश्वास बनाइए, वो पक्का है कि आपको एक सही डायरेक्शन ले जाएगा, ठीक ना। चाहे हम रहें या चाहे आपके पेरेंट्स रहें या चाहे आपके कोई और भी टीचर रहें, चाहे ऑनलाइन पे और भी बहुत सारा है, लेकिन हाँ, किसी एक पे आपको विश्वास बनाना है और उसी के मार्ग को लेकर क्या करना है, आपको चलना है। देखिए, हम सब आपको सिर्फ क्या करें, मार्ग दिखाएंगे, चलना आपको खुद है, ठीक ना। चलना क्या है, आपको खुद है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है, पूर्ण स्वराज्य की मांग जो का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो पूर्ण स्वराज्य की मांग जो है, मांग का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था फ्रेंड। तो ये लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था, जिसमें ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है रावी नदी के तट पर, ठीक ना, मध्य रात्रि 12 बजे के आसपास जो है
वो घोषित किए थे कि भारत क्या हो चुका है, स्वतंत्र हो चुका था, लेकिन वास्तव में ऐसा था नहीं। अतः पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था, तो वो लाहौर 1929 के वार्षिक अधिवेशन में हुआ था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, ठीक ना, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दिया गया था, ठीक ना। तो देखिए वल्लभ भाई पटेल जो है किसानों के साथ मिलकर क्या किए थे, अंग्रेजों का विरोध किए थे। जब अंग्रेज है वो किसानों से गलत तरीके से कर वसूलते थे, तो वल्लभ भाई पटेल को जैसे ही इसके बारे में पता चलती है, वल्लभ भाई पटेल अंग्रेजों को क्या करता है, एक चिट्ठी लिखते हैं और इस चिट्ठी के तहत क्या होता है, इस पर बात विवाद होता है, लेकिन ये क्या होता है, ये मामला कुछ दिनों के बाद सुलझ जाती है। और यही कारण है कि वल्लभ भाई पटेल को क्या होती है, इसी बारदोली सत्याग्रह से, ये गुजरात में पड़ता है, ठीक ना, बारदोली स्थान, वहीं से सत्याग्रह हुआ था और इन्हीं पे क्या हुआ था, इनको सरदार की उपाधि दिया गया था। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में दिया गया था, तो बारदोली सत्याग्रह में दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था, ठीक ना। तो भारत के लिए जो पहला फैक्ट्री एक्ट हुआ था फ्रेंड, वो 1881 ईस्वी में पारित हुआ, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है कि भारत के लिए जो पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था, 1881 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना, 1881 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है फ्रेंड, वो है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था। पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है वो किस वर्ग का शोषण हुआ था फ्रेंड, तो श्रमिक वर्ग का हुआ था, ठीक ना, किसका, श्रमिक वर्ग का। पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ था। यदि आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ हमको फ्री में उपलब्ध हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां से जाकर डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल में एनरोल हो सकते हैं, ठीक ना, जहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्या पीडीएफ दिया जाएगा, प्लस में कुछ महत्वपूर्ण चीजें भी वहां पर अवेलेबल होते हैं, जिसको पढ़ करके आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। तो आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति जो थी फ्रेंड, ये हम पीछे जो एक लाइव सेशन लिए हैं ऑब्जेक्टिव का भूमंडलीकरण में, ठीक ना, उसमें भी ये क्वेश्चन आया है। तो आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली जो सबसे बड़ी क्रांति थी फ्रेंड, वो थी औद्योगिक क्रांति। क्या थी, औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। 18वीं शताब्दी में अर्थात 1750 के आसपास जो है इंग्लैंड में सबसे पहले जो है उद्योग में एक बड़ी क्रांति हुई थी, जहां पर हाथों से वस्तुओं का निर्माण ना करके बड़े पैमाने पर और मशीनों से वस्तुओं का निर्माण होना प्रारंभ हुआ, ठीक ना, बड़े और इसी का परिणाम निकला उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, ठीक ना। तो आपको ध्यान रखना है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति जो थी वो क्या थी, औद्योगिक क्रांति थी, ठीक ना, क्या थी, औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी, ठीक ना। तो देखिए भूमंडलीकरण का जो शुरुआत हुआ था, लगभग वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण जिस वक्त हुआ था, उसी वक्त भूमंडलीकरण का भी शुरुआत होता था, अर्थात 1991 ईस्वी में, ठीक ना। तो यहाँ पे 1990 के दशक हम बोल सकते हैं, दशक पूछ रहा हमसे तो 1990 का दशक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना, 1990 के दशक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी, ठीक ना। तो गुटेनबर्ग जो है फ्रेंड, ये क्वेश्चन आप सभी का प्रेस से, ठीक ना, गुटेनबर्ग जो है सबसे पहले बाइबिल की छपाई किया था, बाइबिल का, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। गुटेनबर्ग जो है सबसे पहले बाइबिल की छपाई किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां से हुई थी, ठीक ना। तो देखिए विश्व में जो है सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत, यदि मुद्रा की बात करते हैं तो वो चीन से हुआ था, ठीक ना, कहां से हुआ था, चीन से। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। लेकिन आपसे यदि पूछा जाए कि सबसे पहले कागज का भी शुरुआत कहां से हुआ था, तो सबसे पहले कागज का भी शुरुआत जो हुआ था फ्रेंड, वो हमारा हुआ था चीन से, जो कि 100 ईस्वी के आसपास हुआ था, ठीक ना। कितने ईस्वी के आसपास, 100 ईस्वी के आसपास हुआ था, ठीक ना, 100 ईस्वी के आसपास कागज का शुरुआत, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है। तो मेढक के प्रजनन को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है फ्रेंड, तो मेढक के प्रजनन को बाधित करने वाला जो रसायन है वो है क्या, एंड्रीन, ठीक ना, क्या है, एंड्रीन। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है कि मेढक के प्रजनन को बाधित करने वाला रसायन का नाम क्या है, एंड्रीन है, ठीक ना, क्या है, एंड्रीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बिहार में अति जल दोहन के से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो बिहार में अति जल के दोहन से जो है फ्रेंड, वो किसका संकेंद्रण बढ़ा है, तो वो जो बढ़ा है फ्रेंड, वो
आर्सेनिक का बढ़ा, ठीक ना, किसका, आर्सेनिक का। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की धारा डॉट 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 का संबंध है, यहाँ पर जो होगा फ्रेंड, यहाँ डॉट संविधान का धारा यहाँ 21 होगा, ठीक ना, आप लोग यहाँ पे 21 कर देंगे। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है, तो संविधान की धारा 21 की जो संबंध है वो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, ठीक ना, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है फ्रेंड, तो 7%, ठीक ना, कहीं कहीं आपको 7.1 भी मिल सकता है, ठीक ना, कहीं कहीं आपको 7.1 भी मिल सकता है, लेकिन 7% क्या है, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है, ठीक ना। तो देखिए एल्यूमिनियम बनाने के लिए हम लोग को बॉक्साइट की आवश्यकता होती है, ठीक ना, बॉक्साइट Al2O3 × 10H2O, इस प्रकार का इसका सूत्र होता है। तो एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का अति आवश्यकता होती है फ्रेंड, तो बॉक्साइट की आवश्यकता होती है, ठीक, किसका, बॉक्साइट का। आप लोग को यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा की सबसे अधिक संभावना है, तो ये राजस्थान में, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि राजस्थान का जो जलवायु है फ्रेंड, वो क्लाइमेट जो है वो क्या है, गर्म है, और यहाँ पर सूर्य ताप हमेशा अत्यधिक रहते हैं, यहाँ पर गर्माहट भी अत्यधिक रहती है। यही कारण है कि राजस्थान में क्या है, सौर ऊर्जा प्राप्त करने की क्या अत्यधिक संभावनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, ठीक ना, तो छोटे पैमाने का उद्योग क्या हो जाएगा, तो खिलौना उद्योग। ऑप्शन नंबर सी से क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, छोटे पैमाने का उद्योग है खिलौना उद्योग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आप सभी को यदि आंसर पहले से पता रहता है तो आप सभी कमेंट सेक्शन में हम लोग के आंसर दे सकते हैं, ठीक ना। बोल रहा है देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। तो यदि अपना देश का बात करते हैं तो अपना देश में जो है 10 विशेष आर्थिक क्षेत्र है, जिसमें से फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या है, प्रसिद्ध है, और इसका क्वेश्चन भी आता है। और ये कहाँ है, तो ये हमारा पश्चिम बंगाल में, ठीक ना, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। तो बिहार की सीमा में जो रेल मार्ग की लंबाई है फ्रेंड वो 6283 किलोमीटर, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए से क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए से क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, 6283 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। तो तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को जो है फ्रेंड स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है, ठीक ना, क्या कहते हैं, स्थानिक ऊंचाई कहते हैं, ठीक, आप सभी को ध्यान रखना है, स्थानिक ऊंचाई। आपको थोड़ा फ्रेंड बैकग्राउंड आवाज आता होगा तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना, ठीक ना, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है। तो जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा जो अभिप्राय होता है फ्रेंड वो क्या होता है, स्त्री और पुरुषों के बीच जैविक अंतर। तो देखिए जैविक तरीका से यदि देखेंगे तो जैविक तरीका से हमारे पास स्त्रीलिंग और पुल्लिंग तो हो ही रहा है, लेकिन ये हमारा पॉलिटिकल साइंस के दृष्टिकोण से देखना है, ठीक ना। बोल रहा समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई वो समान भूमिकाएं, यानी ऑप्शन नंबर बी से क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है कि जब हम लैंगिक विभाजन के बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय जो होता है वो समाज के द्वारा, ठीक ना, समाज के द्वारा दिए गए स्त्री और पुरुषों के बीच वो समान, ठीक ना, वो समान भूमिकाएं, ठीक। जैसे कि आप देख सकते हैं कि महिलाओं को बहुत ज़्यादा आरक्षण भी दिया जाता है लेकिन जेंट्स को नहीं, ठीक ना। एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जैसे संसद में देख लीजिए, ठीक ना, या फिर पंचायती राज व्यवस्था में देख लीजिए, वहाँ पर महिलाओं को 50% का आरक्षण है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो भारतीय संविधान के बारे में जो है इनमें से कौन सा कथन सही है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव को मना करता है। ये तो बिल्कुल सही है कि ये धर्म के आधार पर क्या भेदभाव को मना करता है, ठीक ना, कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। और ये सब हमको ऑप्शन देखना ही नहीं, ठीक ना, क्योंकि इसमें से यदि कोई सही भी है तो हमको क्या पहला लेकर चलना है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए ही हमको लेकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि सत्ता में साझेदारी सही है, क्यों सही है, क्योंकि ये विविधता को क्या करती है, अपने में समेट लेती है। यानी विविधता जो होता है, मान लीजिए किसी लोगों के बीच विविधता हो रहा है तो हम लोग यदि सत्ता में साझेदारी कर रहे हैं, ठीक,
तो वो सब विविधता क्या वो अपने में ले लेता है, ठीक है ना। फिर सभी व्यक्ति को आप देखेंगे घुल मिल कर बात कर रहा है, ठीक है ना। चाहे वो हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, यदि आप मत देने जाएंगे कहीं तो आप वहाँ पे देखेंगे कि पता ही नहीं चलेगा कि मतलब कि कौन किस धर्म से बिलोंग कर रहा है। हाँ, उसके पहनावा ओढ़ावा से पता चल सकता है, लेकिन उसके रीति रिवाज, बोली, ठीक है ना, बोली से पता नहीं चलेगा। तो ये क्या करती है, विविधता को अपने में ही समेट लेती है, ठीक है ना। ऑप्शन 23 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। तो वर्ष 1975 जून 1975 जो है भारतीय राजनीति में जो है आपातकाल के लिए जाना जाता है, ठीक ना। 18 महीनों के लिए लगभग आपातकाल लगा था, ठीक, 18 महीनों के लिए, ठीक ना। और यही कारण है कि 1977 के आम सभा चुनाव में क्या हुई थी, इंदिरा गांधी हार गए थे और जनता पार्टी का सरकार बना था। यानी ऑप्शन नंबर सी से क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है कि देश में आपातकाल लागू हुआ था, ठीक ना। क्या हुआ था, देश में आपातकाल लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व बोले या छात्रावास आंदोलन बोले, ठीक है ना। बात बराबर है, संपूर्ण क्रांति या छात्रावास आंदोलन में बात क्या बराबर है ना। इनका जो नेतृत्व किया था वो जयप्रकाश नारायण किया था और ये कब हुआ था, तो आप सभी को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक ना, कि छात्रावास आंदोलन कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। तो नर्मदा घाटी परियोजना जो है वो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से संबंधित है। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है, निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है ना। आप हो जाएगा, निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। तो किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है फ्रेंड, तो ये जो माना जाता है वो राजनीतिक दल को माना जाता है ना, क्योंकि राजनीतिक दल जो है जनता और सरकार के बीच योजक कड़ी का काम करता है, ठीक ना। जनता के बातों को सरकार तक राजनीतिक दल के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। सरकार के कुछ योजना को जनता तक राजनीतिक दल ही लाता है, यानी ये एक जीवन रेखा का काम करता है जनता और सरकार के बीच, ठीक ना। यही कारण है कि राजनीतिक दल को हम लोग क्या कहते हैं, लोकतंत्र का प्राण कहते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है। तो दल बदल कानून जो है फ्रेंड वो सांसद और विधायक पर लागू होता है, ठीक ना। सांसद और विधायक पर लागू होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला, ठीक ना। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था, इसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है ना। इसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब किया गया था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था में के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। यानी प्राथमिक क्षेत्र में कौन है, तो कृषि क्षेत्र जो है हमारा प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक ना। जितना भी प्रकृति से संबंधित क्रिया होगा, चाहे वो खनन क्रिया रहे, मत्स्य पालन रहे, पशु पालन रहे, कृषि कार्य रहे, वो सभी का सभी किसके अंतर्गत आएगा फ्रेंड, तो वो सभी का सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। तो वह देश क्या कहलाता है, विकसित कहलाता है, ठीक ना। याद कीजिए निर्मला हिक्स का परिभाषा, ठीक ना। निर्मला हिक्स का परिभाषा भी था इसी प्रकार का, ठीक ना। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है फ्रेंड, तो ये पटना का जो प्रति व्यक्ति आय फ्रेंड वो क्या है, सबसे अधिक है, ठीक है ना। पटना का जो है सबसे अधिक है, ऑप्शन नंबर ए इसे क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या भी कहाँ है, पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है फ्रेंड वो कौन सा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। आप सभी को कमेंट सेक्शन में आंसर देना है कि भारत में सिक्का, 1 रुपये के सिक्के का संचालन कौन करता है। फिर आप सभी को आंसर देना है कि भारत में 2 रुपया के सिक्का का संचालन कौन करता है, या फिर नोट, है ना। आप सभी को आंसर देना है इसका, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो व्यावसायिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था फ्रेंड वो 1969 ईस्वी में किया गया था, ठीक ना। कब, 1969 ईस्वी में किया गया था। आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। तो ऊर्जा के जो मुख्य स्रोत है वो कोयला भी है, ठीक ना, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है फ्रेंड, तो ऊर्जा के मुख्य स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत और भी बहुत सारी चीजें, किरोसिन, ये सभी का सभी क्या है, ऊर्जा के प्रमुख स्रोत है। इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है।
तो इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो फोर्ड मोटर्स क्या बहुराष्ट्रीय कंपनी है, सैमसंग भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, कोका कोला भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इनमें से सभी यहाँ पर क्या बहुराष्ट्रीय कंपनी की ही गिनती में आएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी की श्रेणी में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है फ्रेंड वो है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है आप सभी को ध्यान रखना है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस जो 15 मार्च को मनाया जाता है, ठीक ना। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है, ठीक ना। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी को बताना है कि महिला मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, ठीक ना। फिर दूसरा आप सभी को बताना है कि अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तीसरा आपको आंसर देना है कि 1 मई का दिन जो हम लोग मजदूर दिवस मनाते हैं वो किस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में घोषणा किया गया था, ठीक है ना। आप सभी को ये चीज बताना है और वो जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था, इसका कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना, ठीक ना। क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत कर सकता है। यानी उपभोक्ता जो कहां शिकायत करेगा? तो 20 लाख से यदि अधिक है, 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता जो वो राज्य आयोग में शिकायत करेगा। कहां? राज्य आयोग में शिकायत करेगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए सुनामी का जो प्रमुख कारण है वो फ्रेंड वो है समुद्र में भूकंप का आना। यदि समुद्र का तल जो है वो कंपन कर रहा है, समझ जाइए सुनामी आएगा। और सुनामी का भी डेफिनेशन भी है कि समुद्र में हुए कंपन के परिणाम को सुनामी कहते हैं। आप सभी को ध्यान रखना, ठीक ना। तो सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र में भूकंप का आना है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? तो भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को अधिक केंद्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधिक केंद्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस स्थान से क्या हुआ? भूकंप आया, ठीक है ना। इस स्थान से क्या आया? भूकंप आया। तो इसके जस्ट बगल वाला स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? अधिक केंद्र कहते हैं, जस्ट बगल वाला स्थान को, ठीक है ना। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी आप सभी को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है, ठीक ना। क्या होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो भारत में यदि देखेंगे तो भारत में जो है मध्य प्रदेश में वन का सबसे अधिक विस्तार है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? देखिए आप सभी को एक चीज ध्यान रखना है, डॉल्फिन पहले चलता था कि भारत में पाया था, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक ना। यहाँ पर यदि देखा जाएगा तो घड़ियाल और मगरमच्छ में क्या होता है? अंतर होता है। आप सभी को ध्यान रखना है। हालांकि दोनों एक ही मतलब श्रेणी के जीव हैं, लेकिन घड़ियाल अलग होता है और मगरमच्छ अलग होता है। ये पता कैसे चलता है? तो उसके ऊपर स्थित आंख से, ठीक है ना। आंख देखेंगे प्लस में इसका ये गला देखेंगे तो किसी का कुछ ज्यादा निकला हो रहता है और किसी का कुछ कम निकला हो रहा है ना। तो इसी से पता चलता है कि कौन घड़ियाल है और कौन मगरमच्छ है। तो इनमें से कौन सा जीव जो केवल भारत में पाया जाता है? देखिए हालांकि इन सभी तथ्यों को लेकर मिथ्या चीज है, ठीक, लेकिन इसका हम बहुत जगह आंसर यदि खोजने का प्रयास किए हैं तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए। घड़ियाल जो है आपको ऑप्शन नंबर बी भी मिलेगा कहीं कहीं आंसर, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी भी मिलेगा, डॉल्फिन, ठीक ना, डॉल्फिन भी मिलेगा। लेकिन ये सब क्या है? मिथ्या आंसर है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये जीव सिर्फ भारत में, हाँ मुख्य रूप से हो सकता है। लेकिन यदि देखिए मगरमच्छ, तो मगरमच्छ का जो खेती होता है कनाडा में भी होता है, वहाँ तो और मगरमच्छ को पालता है आदमी, ठीक है ना, क्योंकि मगरमच्छ के चमड़े से बेल्ट बनाया जाता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये सिर्फ भारत में पाया जाता है? लेकिन यहाँ पर यदि आपको आंसर बता दें तो ऑप्शन नंबर ए है। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको फंसना नहीं है, ठीक है ना। आपके एग्जाम में 80 क्वेश्चन आता है, 80 में से मात्र 40 बनाना होता है, जिसमें से 40 आप अच्छा से मार सकते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जैसे ही आएगा आपको क्या करना है? सबसे पहले छोड़ देना है, ठीक। यदि लास्ट में नहीं मिलेगा तो इसके बाद इसका आंसर सोचेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर यदि मेरे अकॉर्डिंग इसका देखेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, घड़ियाल, ठीक ना। मेरे अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए, घड़ियाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टैक्सोल का उपयोग होता है
देखिए टैक्सोल का उपयोग जो होता है फ्रेंड वो किस में होता है, कैंसर में, ठीक है ना। टैक्सोल का उपयोग किस में होता है, कैंसर। आप सभी को बताना है कि टैक्सोल जो रसायन है वो किस प्रकार के पेड़ से हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना, टैक्सोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरक का संबंध किस देश से है, तो चरक का संबंध जो है अपना देश भारत से है, ठीक है ना। चरक कहाँ का रहने वाला था, भारत का। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है, तो वन संरक्षण एवं प्रबंधन के दृष्टिकोण से वनों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है ना। वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक। जिसमें से हमारा पहला क्या है, जिनमें से पहला हमारा आरक्षित वन है, दूसरा रक्षित वन है और तीसरा अवर्गीकृत वन है, ठीक है ना। तीसरा क्या है, अवर्गीकृत वन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है, तो बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या बिल्कुल राइट आंसर है। अभी जस्ट ये क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है, ठीक है ना, अभी जस्ट ये क्वेश्चन पीछे भी आया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, तो भारत में जो वन का विस्तार है 20 दशमलव, ठीक है ना, 20 दशमलव क्या है 60% या 20.55%। आप सभी को इसका आंसर देना, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग 20.60%, ठीक है ना, 20.60%, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है संविधान की धारा 21 का संबंध है, ये भी क्वेश्चन अभी जस्ट पीछे आया है, ठीक है ना। वन्य जीवों तथा प्रति संसाधनों के संरक्षण से, ठीक है ना, यहाँ प्राकृतिक होगा फ्रेंड, यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण होगा, ठीक। टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, यानी प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को लेकर 1968 में जो हुआ था फ्रेंड वो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, ठीक ना। कौन सा कन्वेंशन, अफ्रीकी। ऑप्शन नंबर ए से क्या है बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है, तो मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार जो है फ्रेंड वो सुंदरबन में, ठीक है ना। कहाँ है, सुंदरबन में। ऑप्शन नंबर बी से क्या है बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी से क्या है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन विस्तार था, ठीक ना। तो भारत में 2001 की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर वन का विस्तार कितना था, तो यहाँ पर वन का विस्तार जो था फ्रेंड वो था लगभग 19.27, ठीक है ना, 19.27। लेकिन आप यदि गूगल करेंगे तो आपको आंसर देगा डी, ऑप्शन नंबर डी 20.60, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है, तो देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है फ्रेंड, तो पूर्वोत्तर राज्य यानी 188 आदिवासी जिला की बात कर रहा है, तो 60.11 इसका आंसर है। आप सभी 1 मिनट वेट कीजिएंगे थोड़ा, ठीक ना, इसका हम लोग देख के बताते हैं कंफर्म आंसर, 1 मिनट। तो इसका आंसर जो होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा 60.11%। और यदि अंडमान निकोबार का बात किया जाएगा, सिर्फ अंडमान निकोबार, तो वहां पर जो 90% भूमि पर क्या वन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1951 से 1980 तक लगभग कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुए हैं, तो यहाँ पर जो फ्रेंड यदि आप सब देखेंगे तो इसका गूगल आंसर जो होता है वो 2,62,000 होता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर सभी से क्या हुआ है, 1-1 जीरो छूट गया है, ठीक है ना। मेरे अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर सभी से 1-1 जीरो क्या है छूट गया है, लेकिन यदि ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सुधार कर दिया जाएगा, है ना। लेकिन इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, यदि जीरो को छोड़ दें, जीरो के लिए छोड़ देते हैं हम, ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 26,200 किलोमीटर, ठीक है ना, 26,200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी से क्या है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था, तो विश्व में यदि बात करते हैं तो 4 अरब हेक्टेयर भूमि पर क्या था, वन का विस्तार था एनजीओ के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन आवश्यक है। यदि बात किया जाए पर्यावरण संतुलन के लिए, चाहे वो कोई भी देश हो, तो उसके कुल क्षेत्रफल का लगभग 33% भाग पर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, जिससे
भारत का जो एरिया है लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, तो यहाँ के लगभग 33% भूभाग पर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, जो कि नहीं है। यदि अभी का भी रिपोर्ट आपको बताते हैं तो मात्र 24 दशमलव समथिंग है, ठीक है ना। तो क्या है, वन में अति वन की दृष्टि से देखा जाए तो भारत क्या है, मतलब कि थोड़ा संकट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनैन किस रोग की दवा है। तो कुनैन जो है फ्रेंड वो मलेरिया की दवा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। कुनैन जो है वो मलेरिया की दवा है। और अगला क्वेश्चन है, कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होता है। तो कुनैन जो है वो सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी से क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, सिनकोना। फिर बाघ परियोजना या फिर प्रोजेक्ट टाइगर, इसी का दूसरा नाम क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ परियोजना का प्रारंभ कब किया गया था। तो 1973 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। इसका आंसर आप सबको देना है। आप सब जानते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है। तो घड़ियाल प्रजनन केंद्र जो है फ्रेंड ये कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर होना चाहिए नंदनकाना या मुरैना। नंदनकाना या मुरैना इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। बताइए आप सभी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर, ठीक है ना। इसका कमेंट सेक्शन में बताइए। मुरैना यहाँ पे इसे दे रहा है आंसर, ठीक है ना, मुरैना। ऑप्शन नंबर बी इसे दे रहा है, ठीक है ना, मुरैना। घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है, तो मुरैना में स्थित है, ठीक है ना। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है। तो भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र जो है फ्रेंड वो है मुरैना और मध्य प्रदेश में। उजला बाघ प्रजनन केंद्र की यदि बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नंदनकानन उड़ीसा। सॉरी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंदनकानन उड़ीसा, ठीक है ना। भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो नंदनकानन उड़ीसा में हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, और ये क्वेश्चन जो है कि संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची कहलाती है। तो देखिए संकटग्रस्त पादप, यदि पादप मतलब क्या होता है, हरा होता है, तो आपको हरा में नहीं जाना बल्कि किस में जाना है, लाल में जाना है, रेड डाटा बुक कलर, है ना। ऑप्शन नंबर बी से क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, और है साल किस वन का वृक्ष है। तो साल जो है फ्रेंड वो पतझर वन का वृक्ष है, ठीक है ना। साल किसका है, पतझर वन का वृक्ष है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हॉट स्पॉट्स की पहचान पर किसने जोर दिया था। तो हॉट स्पॉट्स की पहचान पर नॉर्मन मेयर्स, ठीक ना, नॉर्मन मेयर्स सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हॉट स्पॉट की पहचान पर क्या किया, अपना मतलब निर्धारित किया कि हॉट स्पॉट क्या होगा, ठीक ना, हॉट स्पॉट्स क्या है। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में कहाँ विकसित किया गया था। तो कहाँ विकसित किया गया था, तो भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में जो है फ्रेंड वो किया गया था, कहाँ वो किया गया था, वो नीलगिरी में किया गया था, ठीक है ना। कहाँ, नीलगिरी में। ऑप्शन नंबर बी से क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है नीलगिरी में, ठीक है ना। कहाँ, नीलगिरी में किया गया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, ठीक है ना। वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो ये जो हुआ था वन्य जीव बोर्ड की स्थापना 1952 में किया गया था, ठीक है ना, 1952 में, ठीक है ना। आप सभी को ध्यान रखना है। और गंगा जो परियोजना लागू किया गया था वो भी 1952 में ही किया गया था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्लाई बोर्ड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो प्लाई बोर्ड का निर्माण जो सबसे पहले जर्मनी में हुआ था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी से क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है, वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। तो वन संरक्षण अधिनियम जो फ्रेंड वो 1980 में लागू किया गया था। यहाँ पर जो होगा 1980 होगा, आप सभी को सुधार देना, ठीक ना, 1980, ठीक। यहाँ पर 1980 होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो सुंदरबन है। तो सुंदरबन कहाँ है, तो सुंदरबन जो है सुंदरबन डेल्टा भारत विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो कि पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, और ये बाघ के लिए जाना जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है। तो किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है, तो ये जो है लोहा को उद्योगों की जननी कहा गया, ठीक है ना। लोहा को जो है उद्योगों की जननी कहा गया है। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल जो है फ्रेंड वो चूना पत्थर, ठीक है ना। क्या है, चूना पत्थर। आप सभी को चूना पत्थर का सूत्र बताना है कमेंट सेक्शन में। एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है, तो बॉक्साइट की आवश्यकता होती है ना। ऑप्शन नंबर डी से क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है बॉक्साइट, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी से क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। तो भारत का जो सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है वो कौन है, कर्नाटका है, ठीक है ना। कौन है, कर्नाटका। ऑप्शन नंबर
ए है, आपको बताना है कि कर्नाटक के किस किस स्थान से लोहा प्राप्त होता है, ठीक ना। कर्नाटक के किस किस स्थान से लोहा प्राप्त होता है, आप सभी को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। अधात्विक खनिज का उदाहरण कौन है, तो अधात्विक खनिज में से कौन है, तो अभ्रक, तो यहाँ पर अधात्विक खनिज दिख रहा है, ठीक ना। हालांकि ग्रेफाइट भी, लेकिन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना, जो पहले आएगा उसी का होगा। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक ना। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो मैग्नीज, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी से क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है मैग्नीज। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। लौह युक्त खनिज का उदाहरण कौन होगा, इनमें से मैग्नीज, ठीक ना। लौह युक्त खनिज का उदाहरण जो है मैग्नीज है। ऑप्शन नंबर ए से क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है, तो ये 10 किलोग्राम, आप सभी को रटा होना चाहिए आंसर 10 किलोग्राम, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी से क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, वो लौह अयस्क का एक प्रकार है। लौह अयस्क का एक प्रकार कौन है, तो हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट है, तो यहाँ पर हेमाटाइट ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ना। और बाकी लिग्नाइट और बिटुमिनस क्या है, ये कोयला का एक प्रकार है, ठीक है ना, आप सभी को ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है फ्रेंड, वो है भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं, तो भारत में लगभग जो है 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अभी हमको 500 टारगेट करना, ठीक ना। और ये जो ये आगे जो क्वेश्चन आएगा, ठीक ना, वो आप सभी को अगले सेशन में आएगा। देखिए अभी लगभग 500 क्वेश्चन हम सेट किए, ठीक ना, 80 बाय 80 करके। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक ना। यदि इसमें कुछ किसी का आंसर यदि हम गलत बता दिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। और यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और यदि आपको पीडीएफ फ्री में चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी नाम एसके फाउंडेशन ट्यूटोरियल है। और यदि इसका हम लोग क्या करेंगे, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से क्या कर सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं। चलिए धन्यवाद, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक।